तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जीवों में जनन को 3 भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और तीसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, बीजाणु जनन आदि आते हैं। ऐसे ही कायिक या वेजिटेटिव जनन के अंतर्गत 2 प्रकार से होते हैं जनन, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक के अंतर्गत तने द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा आदि से कैसे जनन होता है, और कृत्रिम के अंतर्गत रोपण विधि या ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण, कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी बांधना, शाखा बांधना आदि आते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके समझाएंगे। चलिए पहले अलैंगिक जनन को समझा देते हैं। तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बता रहे थे आपको, उस वीडियो में आपको समझाया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है। फिर भी जल्दी से आपको बता देते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। तो जब संतति का जन्म एक ही जनक जीव से होता है तो उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। अथवा जब बिना निषेचन के ही एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे ही अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने बताया विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन और बीजाणु जनन आदि आते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे, जिसमें से पहला है विखंडन या फिशन। तो यह जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो विखंडन होता है, जो फिशन होता है, यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यदि सूत्री और असूत्री विभाजन आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में इसका वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। यानी क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ, सूत्री या असूत्री विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बट गईं, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बन चुकी हैं, तो संतति कोशिकाएं उन्हीं कोशिकाओं से नया जीव बना लेती हैं। तो विखंडन का अर्थ हुआ टुकड़ों में टूटना अथवा विखंडों में टूटना। तो विखंडन की क्रिया में जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है। इसे ही विखंडन कहा जाता है या फिशन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो द्विविखंडन और बहुविखंडन को जल्दी से समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है द्विविखंडन। तो द्विविखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस प्रकार के जनन में एक कोशिकीय जीव 2 समान या 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। मतलब जब एक जीव 2 बराबर भागों में टूटता है तो उसे ही द्विविखंडन कहा जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, देख लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रों में बढ़ता है। तो जब जीव पूर्ण रूप से वृद्धि प्राप्त कर लेता है तो कोशिका का केंद्रक धीरे धीरे लंबा होकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यानी केंद्रक जो है वो धीरे धीरे लंबा होकर के 2 भागों में बट रहा है। तो जब केंद्रक 2 भागों में बटा, उसके बाद कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बट जाता है। यानी पहले केंद्रक लंबा होकर के 2 भागों में बटता है, फिर कोशिका द्रव्य भी बट जाता है। इस प्रकार दोनों भाग 2 संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी जो 2 भाग बन जाते हैं वो 2 संतति कोशिकाएं हो जाती हैं और दोनों संतति कोशिकाएं 2 नए जीव का निर्माण करती हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव से 2 जीव बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को द्विविखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं। तो द्विविखंडन किन किन जीवों में होता है? अमीबा, पैरामीशियम तथा कवक की कुछ जातियों में पाया जाता है। अथवा द्विविखंडन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हरे शैवाल, प्लेनेरिया आदि में भी पाया जाता है। यहीं पर आपको एक जानकारी और देते चलें कि एक कोशिकीय जीव जिनमें द्विविखंडन होता है वे अमर होते हैं। अथवा एक कोशिकीय जीवों में अमरत्व कैसे होता है? तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों में द्विविखंडन के कारण उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से 2 संतति जीवों में बढ़ जाता है। यानी जो पूरा शरीर होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। इसीलिए वही जीव 2 संतति जीवों के रूप में जीवित रहता है। इसीलिए इन जीवों में प्राकृतिक मृत्यु की घटना नहीं होती है, अर्थात ये जीव अमर होते हैं। चलिए अब आते हैं बहुविखंडन पर। तो बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन के अंतर्गत क्या होता है? यह एक कोशिकीय
अथवा बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जो द्विविखंडन था वह एक कोशिकीय जीवों में ही होता था, लेकिन बहुविखंडन एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। जब एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बनता है, तो इसे ही बहुविखंडन कहा जाता है। अनेक जीवों में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उनके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर इन जीवों में उनके चारों ओर एक आवरण बन जाता है। इसी आवरण के अंदर ही कोशिका कई बार विभाजित हो जाती है और उसी आवरण के अंदर कोशिका कई बार विभाजित हो जाती है और जीवद्रव्य भी प्रत्येक के साथ खंड खंड में बंट जाता है। जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती जाती है उसी के साथ में जीवद्रव्य भी बढ़ता रहता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो आवरण फटता है। जब फटता है तो विखंड बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। जो खंड हो गए थे, जो अलग अलग कोशिकाएं बट गई थीं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं और जीवों के रूप में विकसित होते हैं। मतलब पहले जीव के चारों ओर एक आवरण बनेगा, फिर उसकी कोशिका कई खंडों में बटेगी और साथ ही साथ जीवद्रव्य भी बटेगा। फिर जब वो फटेगा तब सभी अलग अलग जीव के रूप में स्वतंत्र हो जाएंगे। इसे ही बहुविखंडन कहा जाता है, जैसे यूलोथ्रिक्स में होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में भी ऐसा जनन होता है। यदि आप लोगों को मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र देखना है तो मेरे चैनल में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र के नाम से अपलोडेड है वीडियो, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं अलैंगिक जनन के अगले प्रकार मुकुलन पर। तो इस तरह का जनन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ये बहुकोशिकीय जीव तो होते हैं लेकिन सरल जीव होते हैं, अर्थात बहुकोशिकीय किंतु निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन जीवों में वयस्क जंतु के शरीर में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है। मतलब इन जीवों के शरीर से एक छोटा सा उभार या कलिका बनती है। इस कलिका को मुकुल कहा जाता है। तो यह कुछ समय तो शरीर पर ही बढ़ती रहती है, फिर परिपक्व होकर या परिपक्व अवस्था में मातृ जीव के शरीर से पृथक होकर के नया जीव बनाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुकुलन होता है। तो इसका प्रमुख उदाहरण हाइड्रा है। ये हाइड्रा का चित्र हमने दिखाया है जिसमें मुकुलन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो रही है या नई संतति की उत्पत्ति हो रही है। चलिए अब पुनरुद्भवन अथवा रीजनरेशन को समझ लेते हैं। तो कुछ जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इस क्रिया में शरीर से टूटकर अलग हुए सभी टुकड़े नए जीव बन जाते हैं। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव टुकड़ों में टूट जाता है या खंडों में टूट जाता है तो इसके सभी टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे प्लेनेरिया का चित्र आप देख रहे हैं, ये तीनों भागों से टूटा तो तीनों भागों से 3 नए जीव बन गए हैं। इसे ही पुनरुद्भवन कहा जाता है। यानी जब जीव कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का रूप ले लेता है तो उसे ही पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहा जाता है। अथवा परिभाषा के रूप में कहा जाए तो सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। इसे ही पुनरुद्भवन अथवा रीजनरेशन कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अलैंगिक जनन के अगले भाग खंडन या फ्रेगमेंटेशन पर। पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवालों तथा कवकों के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। तो पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों का मतलब ये हुआ कि पानी भी उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो, ताप और भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो, तो ये अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों में इन जीवों के तंतु शैवाल या कवक के छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। यानी जो तंतुमय शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जो खंड होते हैं उसमें या तो एक कोशिका होगी या तो एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया शैवाल तंतु बनाता है। प्रत्येक खंड जो होता है वो कोशिका विभाजन उसमें होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा नया शैवाल बन जाता है। इस प्रकार से
से खंडन क्रिया के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनका जन्म हो जाता है। यानी ये मुख्य रूप से शैवालों और कवकों में पाया जाता है। उदाहरण मैंने बताया स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है आदि के तंतु में जो शैवाल होते हैं, जो कवक होते हैं, इनके जो तंतु होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद उसमें कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खंडन के अंतर्गत कुछ बहुकोशिकीय जीव, विशेषकर अनेक शैवाल और कवक, पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है, तो उसे ही खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस आदि होते हैं। फिर अगला है बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। तो बीजाणु जनन के अंतर्गत क्या होता है आपको बता देते हैं। बीजाणु एक कोशिक पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय होते हैं। यानी एक कोश के बीजाणु होते हैं, पतली भित्ति इनकी होती है और अगुणित अलैंगिक जनन इसमें होता है। ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया, शैवाल, कवकों, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में बनते हैं। यानी इनमें बीजाणु जनन पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, शैवाल हो, कवक, ब्रायोफाइट्स हों, टेरिडोफाइट्स हों, आदि में बीजाणु जनन होता है या स्पोर फॉर्मेशंस होता है। तो प्रकीर्णन के द्वारा बीजाणु दूर दूर तक फैलते हैं। जब फटते हैं तो इनके जो बीजाणु होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं और अनुकूल स्थल पर अंकुरित होते हैं। यानी अनुकूल परिस्थितियां पा करके अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह से बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है आदि जीव आते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में जनन के अंतर्गत आज मैंने आप लोगों को अलैंगिक जनन के अंतर्गत होने वाले सभी भागों को बताया। अब कायिक जनन में होने वाले सभी भागों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।